बच्चों, क्या हालचाल। तो आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का 8th लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें बात करेंगे स्टोक्स थ्योरम और टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर। और इसके ऊपर जो जेई में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं आईआईटी एडवांस में, वो आपको करवा देंगे। एक बात आपसे इंपॉर्टेंट मैं करना चाहूंगा आज, कि हम जब जीत जाएं तब हमारा बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, या जब हम लड़ रहे हैं तब हमारा बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज है जो इंसान को डिफाइन करेगी? द आर ऑफ ट्रायल या द आर ऑफ विक्ट्री। द आर ऑफ ट्रायल या द आर ऑफ विक्ट्री। मेरे ख्याल से आर ऑफ ट्रायल इज द थिंग विच डिफाइंस यू, कि जब सिचुएशंस खराब हुई, जब प्रॉब्लम्स आई, जब लड़ने का समय था, जब मुसीबतों से घिरे थे, जब लाइफ में डेविएशंस थे, जब बाकी लोग मजे कर रहे थे, जब बाकी लोग लाइफ को गलत चीजों में इन्वेस्ट कर रहे थे, उस टाइम आपने क्या किया? दैट इज इंपॉर्टेंट। इट इज द आर ऑफ ट्रायल दैट डिफाइंस अ मैन, नॉट द आर ऑफ विक्ट्री। तो इस बात को याद रखो, ये जो संघर्ष चल रहा है ना बच्चों, ये संघर्ष ही जीवन भर याद आता है। यही सबसे अच्छा समय है। विक्ट्री होने के बाद कुछ नहीं, कुछ मजा नहीं है। अगर आप देखो तो एक बहुत ही फेमस कॉमेडियन है, ठीक है, जिम कैरी है ना, द मास्क का रोल किया था उन्होंने, मास्क की मूवी आई थी। जिम कैरी ने कहा था, आई वॉन्ट दैट एवरीबडी इन लाइफ बिकम सक्सेसफुल एंड अर्न्स मनी so that he can understood that the real happiness is not in money or in success। देखो वो भी यही बता रहे हैं कि जो असली खुशी है, असली मजा है जिंदगी का, वो सक्सेस पाने में या पैसा पाने में नहीं है। मजा है इस रास्ते पे चलने में। मैं यहां से आपको रिकमेंड करता हूं, आप जिम कैरी मोटिवेशनल वीडियो डालोगे तो आपको मिल जाएगा। एक बहुत अच्छी स्पीच है, काफी लंबी स्पीच है, उसके बीच में ये बात, बहुत पुरानी स्पीच है। जिम कैरी वॉज अ वेरी नोटिसेबल कॉमेडियन, एक्टर, मतलब बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आदमी थे वो हैं। आई एम सो सॉरी, अभी भी वो मल्टी टैलेंटेड है। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, वापस चलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स #8 पे। मेरे जो आज पूरी बातों का मतलब था वो ये था कि इस जर्नी को एंजॉय करो। ये जो आर ऑफ ट्रायल है इसमें खुद परफॉर्म करो, ये तुमको डिफाइन करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे सर्वप्रथम टॉपिक जो हम लेंगे वो स्टोक्स थ्योरम लेंगे। तो हेडिंग लगाएं स्टोक्स थ्योरम, और ये किस चीज के बारे में बात करेगा? स्टोक्स थ्योरम। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको विस्कोसिटी के बारे में बताया। विस्कोसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है? फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी, फ्लूइड के लेयर्स के बीच में होने वाला फ्रिक्शन। आज हम बात करने वाले हैं एक सॉलिड और फ्लूइड के मध्यांतर, इनके दरमियान, इनके बिटवीन लगने वाला फ्रिक्शन। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, सॉलिड का फ्रिक्शन देख चुके हैं हम, स्टैटिक, काइनेटिक। सॉलिड और फ्लूइड के बीच का फ्रिक्शन, तो इसमें दो सिचुएशन बनती हैं। एक सिचुएशन मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया हूं, जैसे ये बोट है और ये वाटर पे फ्लोट कर रही, तो डेफिनेटली अगर ये बोट आगे बढ़ेगी तो वाटर के सरफेस के बीच में और बोट के बेस के बीच में फ्रिक्शन आएगा। बोट आगे जाना चाहेगी, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स आएगी। इस फ्रिक्शन फोर्स का हम फॉर्मूला देख चुके हैं, -ηA/dV/dz। अगर ये चीज आपको समझनी है तो आप पिछला वीडियो देख लो। आज इसके बारे में बात नहीं करनी। आज हम बात करेंगे, मतलब ये तो था जब सॉलिड लेयर का कांटेक्ट लिक्विड लेयर से, फ्लूइड की लेयर से, लेयर कांटेक्ट है, सरफेस का कांटेक्ट है। ठीक है, सरफेस। बात को समझो। देखो कई लोग क्या होते हैं, स्टोक्स थ्योरम रट के बैठे हैं, 6π_NRV, उनसे पूछो है क्या, उनको पता ही नहीं है। फील समझो, फील। सरफेस सॉलिड और लिक्विड में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम बोलते हैं विस्कस फ्रिक्शन। फॉर्मूला ये, सॉलिड और फ्लूइड का फ्रिक्शन। मान लो कोई सॉलिड मूव्स थ्रू द फ्लूइड, देखो डिफरेंस है, थ्रू द फ्लूइड। ये सॉलिड फ्लूइड के ऊपर चल रहा, सॉलिड मूव्स थ्रू द फ्लूइड। मान लो ये फ्लूइड है और कोई सॉलिड इसके अंदर मोशन कर रहा। डेफिनेटली जब सॉलिड इसके अंदर जाएगा तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी। आप फील भी करते हो पानी के अंदर जब स्विम करो, हमने तो नहीं किया स्विम, ना ऊपर किया ना अंदर
पता नहीं आप में से कितने ने किया, बट फील तो है आपके अंदर कि अगर कोई अंडर वाटर भी स्विम कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वाटर उसके ऊपर एक फ्रिक्शन की फोर्स लगा रहा है। पर ये दोनों केस अलग है। देखो यहां पे सॉलिड फ्लूइड के ऊपर है, लेयर लेयर कॉन्टैक्ट, यहां पूरा इनटू द फ्लूइड, सॉलिड मूव्स थ्रू द फ्लूइड के अंदर। अभी भी इस पे पीछे की तरफ एक विस्कस फोर्स लगेगी, डेफिनेटली फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन है तो उसको हम विस्कस फोर्स बोलेंगे, बट उस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला ये नहीं है। उस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? यही स्टोक्स थ्योरम है। गॉट इट? स्टोक्स थ्योरम हमें बताएगा कि विस्कस फोर्स ऑन अ सॉलिड विच इज इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड एंड इन मोशन, एक सॉलिड फ्लूइड के अंदर डूबा है और मोशन में है, तब उस पर कितना फ्रिक्शन लगेगा, यह स्टोक्स थ्योरम बताता है। चले आगे बढ़े। क्लियर हो गया? बातें क्लियर हुई? अच्छा, उसको बना रहने देते हैं। तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो द विस्कस फोर्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट inside a fluid, on the fluid नहीं, inside a fluid depends upon, तो एक्सपेरिमेंट किए गए और देखा गया किस पे ये विस्कस फोर्स डिपेंड कर रही, ये फ्रिक्शनल फोर्स। तो सबसे पहला पॉइंट हमको दिखा, इट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है। भाई बड़ा होगा तो उस पर हर तरफ से फ्रिक्शन लगेगा, फ्लूइड का फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, तो हर तरफ से लगेगा, है ना। उसका शेप ऐसा कुछ है अपना, कोनिकल है, नुकीला है, तो फ्रिक्शन कम लगेगा। ये सारी बातें। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया, इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा देखा गया है कि जितनी ज्यादा तेज ऑब्जेक्ट चलता है उतना ज्यादा फ्रिक्शन फील होता है जब सॉलिड लिक्विड के अंदर हो। ये नए तरह का फ्रिक्शन है, ये स्पीड पे डिपेंड करता है। जनरली फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। याद करो, ये सॉलिड है, ये मान लो टेबल के ऊपर रखा है, ये मान लो मोशन कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू के। इस फ्रिक्शन को स्पीड से कोई लेना देना नहीं था, बट ये वाला फ्रिक्शन जो आया है, इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना तेज चलेंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन। तीसरा ये डिपेंड करता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पे, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पे, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी समझते हैं, पिछले लेक्चर मैंने डिस्कस किया था, बता देता हूं। ऐसे समझ लो कितना गाढ़ा है फ्लूइड, लेन लैंग्वेज में एकदम है, एकदम देहाती भाषा में, सिंपल भाषा में, कितना गाढ़ा है। बट एक्चुअली में गाढ़ा तो डेंसिटी होती है। तो ये विस्कोसिटी मतलब बताता है कितना मुश्किल है उसके अंदर मूव करना, कितना मुश्किल है उसके अंदर मूव करना। डेफिनेटली जितना ज्यादा विस्कोसिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स होगी। तो हम ये तो समझ गए कि साइज बड़ा होगा तो विस्कस फोर्स ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो भी विस्कस फोर्स ज्यादा, और विस्कोसिटी ज्यादा होगी मतलब इसमें फ्रिक्शन की जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की खुद की प्रॉपर्टी अपनी, वो ज्यादा होगी तो विस्कस फोर्स ज्यादा। पर हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसे प्रोपोर्शनल है, इसकी पावर 1 पे, पावर 2 पे, पावर 1 पे कैसे है, ये नहीं पता। स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा 1 पे। तो वो बताने के लिए हम लोग के पास स्टोक्स थ्योरम आया कि कैसे डिपेंड करेगा इन फैक्टर्स पे। तो बेसिकली इसको नोट कर लें, पहले नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लें। शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड भी बोल सकते हो कि फ्लूइड के नेचर पे अलग अलग फ्लूइड में फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग होगा। अच्छा, तो जो स्टोक्स ने जो कहानी बताई वो हर तरह के ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बताई, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखो शेप भी लिखा था, साइज नहीं, शेप भी लिखा था। अब सोचो हर शेप के लिए अलग अलग डेरिवेशन होंगी, क्यूबिकल के लिए अलग है, कोनिकल के लिए अलग, सिलेंडर के लिए अलग, स्फीयर के लिए अलग। तो इन्होंने क्या किया, आपके सिलेबस में सिर्फ एक डाला है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का थ्योरम किसने दिया है, स्टोक्स थ्योरम। सो फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इनसाइड फ्लूइड, इन्होंने देखा कि जो विस्कस फोर्स है वो डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स अपॉन, अब शेप तो डिसाइड हो गया तो साइज बचा, तो डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर, सेकंड स्पीड ऑफ स्फीयर,
थर्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पे, स्पीड v पे, रेडियस r पे, इन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है ना। अच्छा, तो इन्होंने कहा सर ये कैसे डिराइव करें हम विस्कस फोर्स को, मान लो हम बोल दें विस्कस फोर्स को हम बोल दें मान लो F, तो हम कैसे डिराइव करें रिलेशन इनके बीच का। वो ये तो समझ गए थे कि F इज प्रोपोर्शनल टू R, है ना, की पावर समथिंग, अब पता नहीं क्या पावर है, R की पावर A, V की पावर B और ईटा की पावर C, ये तो पता है इन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है ये नहीं पता है हमको, है ना, तो हमने पावर ABC। तो अगर आपको याद हो आपने डायमेंशनल एनालिसिस में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, याद आया कि अगर एक क्वांटिटी किसी 3-4 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, बेसिकली 3 होता है ना, 4 भी हो जाते हैं, 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो हम पावर ABC लेके दोनों तरफ डायमेंशंस लेके पावर को इक्वेट करते थे। तो ये जो सोल्यूशन आने वाला है इसका सिर्फ एक ही तरह से आंसर आएगा और वो आएगा विद द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए नोट करिए, फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस लगाएं इसके ऊपर। F इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर A, V की पावर B, ईटा की पावर C, A B C की वैल्यू चाहिए, तीनों बनाएंगे, तीनों बनाएंगे, ठीक है, तीनों बन, नोट कर लिया, मिटा दें ये, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए इसको भी मिटा लेते हैं हम, बहुत बढ़िया। सो इसको मिटाते हैं। चलिए तो F इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर A, V की पावर B, ईटा की पावर C, तो इसको वैसे लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू K, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया, R की पावर A, V की पावर B, ईटा की पावर C, और आपको पता है K कैसा होता था, याद है, डायमेंशनलेस। अब दोनों तरफ हमें डायमेंशन रखने हैं। फोर्स का डायमेंशन आपको याद है, नहीं याद है, सबको याद दिलाऊं, MLT-2, फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, कमजोर मत बनिए, MLT-2, फोर्स का जरूर याद रखिए। तो मैं फोर्स का डायमेंशन यहां लिखता हूं MLT-2, यानी ये 1 और ये -2। इस तरफ K डायमेंशनलेस गया, R क्या है, रेडियस मतलब लेंथ है, तो L की पावर A, V क्या है, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस L, टाइम T की पावर -1, डिस्टेंस अपॉन टाइम की पावर B। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसका भी डायमेंशन मैंने पिछले लेक्चर में इसीलिए डिस्कस किया था, नहीं याद है तो अब याद कर लो, इसका डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ml-1t-1, वेरी इंपॉर्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन ml-1t-1, ml-1t-1, याद होना चाहिए, पूछता भी बहुत एग्जाम में, इसको कंपेयर करे किसी के साथ, रेशियो पूछता है, डायमेंशन क्वेश्चंस में जरूर फंसाता है। ml-1t-1, तो ml-1t-1, m की पावर 1 हो गई, पावर c, तो यहां से m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, इधर से m की पावर कितनी होगी, c, l की पावर a, l की पावर b, l की पावर -c, a प्लस b माइनस c, t की पावर -b, t की पावर -c। ये कंपेयर करना स्टार्ट करें, सबसे पहले m को कंपेयर करो, m की पावर 1, m की पावर c, सो m को कंपेयर अगर आप करोगे तो आपको दिखेगा c इक्वल टू 1, l को कंपेयर करो, l की पावर 1, l की पावर a प्लस b माइनस c, तो 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b माइनस c। t को कंपेयर करो, t की पावर -2, t की पावर -b माइनस c, -2 इज इक्वल्स टू -b माइनस c। चलिए c मिल चुका है, c की वैल्यू यहां पुट कर दो, b मिल जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू -b माइनस 1, ये इधर जाएगा, तो एक तो माइनस माइनस सबसे हटा लेगा हो तो, या b को इधर ले आते हैं, b 2 - 1 1, तो b की वैल्यू भी 1 आ गई, c की वैल्यू भी 1 आ गई, अब बचा a, यहां से 1 इज इक्वल्स टू a प्लस 1 माइनस 1, b और c की वैल्यू रख दी, कैंसिल, a की वैल्यू भी 1 आ गई, तो a b c तीनों कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ गई, तीनों पार्ट्स की। सो वी कैन से विस्कस फोर्स on a solid which is immersed in a fluid and moving in a fluid is K R की पावर 1, V की पावर 1, ईटा की पावर 1। यहां तक हम पहुंचे डायमेंशनल से। डायमेंशनल का एक लिमिटेशन था कि वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकता था, ये लिमिटेशन था डायमेंशनल एनालिसिस का, तो वो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली निकाली और देखा K की वैल्यू आई 6 पाई, K की वैल्यू आई 6 पाई, सो ही गेट्स
एफ वी इज इक्वल्स टू, वी मतलब विस्कस फोर्स, के की जगह 6 पाई ईटा आर वी, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, 6 पाई ईटा आर वी। सो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हमें विस्कस फोर्स मिली एक सॉलिड में जो फ्लूइड के अंदर है और स्फेरिकल है, बड़ा कंडीशन है, 6 पाई ईटा आर वी। डायमेंशनल एनालिसिस से हमें पता था 3 चीज पे डिपेंड कर रहा, हमने पावर ए बी सी ली, डायमेंशन से इसको सॉल्व किया और कांस्टेंट के हमें एक्सपेरिमेंटली मिला है ना, ये हमको एक्सपेरिमेंट से मिला। क्लियर है? पक्का? कई लोग इसमें आगे माइनस लगा देते हैं, माइनस इसलिए जिस तरफ वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करती है, तो जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट, तो माइनस भी लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, 6 पाई ईटा आर वी। चलिए जरा एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए मुझको इसी पे अब, 6 पाई ईटा आर वी। चलिए मेरे पास यहां एक फ्लूइड है, टंग डंग 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 टंग डंग 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 टंग टंग डंग 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 टंग 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 डंग डंग डंग। इसकी हमारे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 10 की पावर -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट में। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हमको रेडियस दे रखा है 0.5 मीटर। ये ऑब्जेक्ट यहां पे आगे चल रहा बहुत हाई स्पीड से, 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का मास हमको दे रखा है, इस ऑब्जेक्ट का मास है, स्फेरिकल है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। और इस ऑब्जेक्ट का मास हमको दे रखा है, इट इज 6.28 kg। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए पॉज करके जल्दी खुद से सॉल्व करें। 4 ऑप्शन ए बी सी डी। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉज करके ट्राई करें इस सवाल को खुद से, पॉज करके 1 2 3 4 5। चलिए मैं सॉल्व करने जा रहा। तो भाई साहब इसके ऊपर विस्कस फोर्स कितनी होगी, 6 पाई ईटा आर वी लगेगी इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं, ऐसे ऐसे पूरे सरफेस पे लगती है हर तरफ, पीछे की तरफ ऐसे इसको फील हो रहा होगा, ठीक है। ये फोर्स होगी। फोर्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, F इज इक्वल्स टू ma इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। यहां से A इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी बटे m। तो 6 पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, ईटा की वैल्यू 10 की पावर -3, r की वैल्यू 0.5, v की वैल्यू 10 की पावर 3, m की वैल्यू 6.28। सही है। यहां से 3.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 10 की पावर -3, 10 की पावर 3 कैंसिल, 3 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.5, 3 5 जा 15, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी। नेगेटिव भी कह सकते हो कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, रिटार्डेशन बोल सकते हो इसको, ठीक है। अब चारों ऑप्शन में कहीं नेगेटिव नहीं था तो उसी को मार दिया। क्लियर है? चलिए कंसेप्ट आना चाहिए। चलिए मैं एक बढ़िया सा सवाल दे रहा हूं, समय लेके सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैं 5 तक गिनूंगा, आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया सवाल, तैयार है? चलिए एक फ्लूइड है, फ्लूइड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, उसके अंदर एक सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस r है, वो v वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है। इस सॉलिड का मास m है, सॉलिड का मास m है, सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r है, वेलोसिटी v है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। और ये v नहीं, ये v0 स्पीड से चल रहा है। भाई साहब किस स्पीड से? v0 स्पीड से। क्या इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगेगी? बिल्कुल, ऐसे जा रहा है, विस्कस फोर्स पीछे डायरेक्शन में ऐसा जूम ढी 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 पीछे लग रही है। तो अगर इस पे पीछे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी तो धीमे धीमे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, कभी ना कभी ये रुक जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिफोर स्टॉपिंग। रुकने से पहले तक ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये आपको बताना है।
चलिए सोच के करिएगा सॉल्व। मैं 5 तक गिनूंगा, पॉज करें। 1 2 3 4 5। चलो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो कभी ना कभी ये आगे जाकर रुक जाएगा, आप भी मानते हो हम भी मानते हैं। पीछे की तरफ इसको एक्सेलरेशन मिलेगा, धीमे धीमे स्पीड कम होगी। मान लो यहां पे आके इसकी फाइनल स्पीड 0 हो गई, तो हम मान लेते हैं इसने ये डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अच्छा, इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है, v0 है, फाइनल स्पीड 0। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा निकाल सकते हो, बिल्कुल। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा डेफिनेटली, ये फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी, 6 पाई ईटा आर वी डिवाइड बाई एम। इनिशियल वेलोसिटी ये, फाइनल वेलोसिटी ये, एक्सेलरेशन ये। क्या हम ये लगा सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। s क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। क्या यहां से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते बच्चों। क्यों, क्योंकि ये तब लगाते थे जब बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ये इक्वेशन सही होती है, कहीं भी लगा दो ये नहीं। क्या इस बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं। 6 पाई ईटा आर v पे डिपेंड कर रहा है, और बॉडी की स्पीड लगातार चेंज हो रही है, क्योंकि बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स है। धीमे धीमे स्पीड कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी धीमे धीमे कम हो रही। यानी दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फील हुआ, मतलब ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। कौन सी इक्वेशन हमेशा ट्रू होगी, जो एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को जोड़े। सोचो, एक्सेलरेशन, मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन को हम ये लिख सकते हैं dv बाई dt। ये हमेशा ट्रू होता है, हमेशा, कभी कोई दिक्कत नहीं। इस इक्वेशन को याद है, ऊपर नीचे हम ds से मल्टीप्लाई करते थे, याद आ गया होगा। तो ds बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। सो a इज इक्वल्स टू v dv बाई ds। बोर तो नहीं हुआ, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को रिलेट करना था, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था, तो ये वाली इक्वेशन हमेशा ट्रू होती है। ऊपर डिस्प्लेसमेंट, नीचे डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई किया, ds बाई dt v, और ये इक्वेशन कई बार बता भी चुका हूं मैं। अब देखो ये a और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है। a की वैल्यू रखो 6 पाई ईटा आर वी बाई एम इज इक्वल्स टू v dv बाई ds। यहां से v कैंसिल हो गया, v कैंसिल हो गया। 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट रहेगा फ्लूइड के लिए, रेडियस स्फीयर का कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ स्फीयर कांस्टेंट, ये सब मिलकर एक कांस्टेंट है। इसको हम k बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम बोलते हैं k इज इक्वल्स टू dv बाई ds। सब चीजें कांस्टेंट है। अच्छा, सो वी कैन से dv इज इक्वल्स टू k ds। अब इंटीग्रेट कर दो, खत्म बात। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v0, फाइनल कितनी होगी, 0। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमें नहीं पता, 0 मान लेते हैं, और फाइनल s मान लेते हैं। यहां डिस्प्लेसमेंट 0, वहां तक s मान लिया। dv का इंटीग्रेशन होगा v 0 माइनस v0 इज इक्वल्स टू, v आएगा ना, तो v में पहले ये रखा माइनस ये रखा, इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds 0 से s, ds का इंटीग्रेशन होगा s माइनस 0, सो k इंटू s माइनस 0। यहां से s की वैल्यू आपको मिलेगी s इज इक्वल्स टू माइनस v0 बाई k, यानी माइनस v0 बटे k। k क्या था, ये पूरा 6 पाई ईटा r, और ये होगा आंसर। बोलो सही है। गलती क्या हुई है, क्यों नेगेटिव आ रहा है मैं बताता हूं। गलती हुई है यहां, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। आप सोच रहे हो फाइनल आंसर नेगेटिव में क्यों आ गया, क्योंकि ये एक्सेलरेशन भी तो नेगेटिव है, वेलोसिटी के अपोजिट। सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर द आंसर विल बी पॉजिटिव। मिस्टेक समझ में आ गई। हाँ, सो ये होगा डिस्प्लेसमेंट v0 m अपॉन 6 पाई एन r। अगर आप सीधा v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर 2s करते तो गलत आता आंसर। बस वेरिएबल थे यार, बाकी कहानी समझ में आ गई। इनिशियल वेलोसिटी v0 फाइनल 0, एक्सेलरेशन हमने निकाला, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था, तो ये वाली इक्वेशन यूज की, उसके बाद इंटीग्रल v कट गया, फायदा हो गया।
इसको हमने k बोल दिया, फिर हमने इंटीग्रेट, डर जाते हो इंटीग्रेट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनली रुक गया, वेलोसिटी 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s, k बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन s माइनस 0, dv का इंटीग्रेशन v 0 माइनस v, खत्म आ गया। चलिए, तो ये था स्टोक्स थ्योरम और उसके बारे में छोटी मोटी बातें। अब बात करेंगे हम टर्मिनल वेलोसिटी की। ये क्या टॉपिक है सर? आओ देखते हैं ये टॉपिक क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब बारिश होती है तो क्या बारिश की बूंदें बहुत ऊपर से गिर रही हैं? बिल्कुल, क्लाउड से तो आ रही है। क्या उनके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अगर ऐसा है तो बारिश की बूंदों की स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। भाई मान लो बारिश बादल से निकली, स्पीड 0 है अभी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हर सेकेंड में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ जानी चाहिए। पहले सेकंड में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड। अभी 4 सेकंड बीते हैं, अभी उसको आने में पता नहीं कितना टाइम है। तुम्हारे तक आते आते 1000 मीटर पर सेकंड। उतनी तेज बारिश की बूंद आए, सर पे लगे, हम तो मर जाएं। पर ऐसा होता नहीं, आपको पता है बारिश बूंदें इतनी स्पीड में भी नहीं गिरती। कभी हमको लगता है बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या है वो, कितनी तेज हुई है वो? मैक्स टू मैक्स 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, 25 सेंटीमीटर पर सेकंड, यही तो हुई है। तो बारिश की बूंदें जो नीचे गिरती है उनकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि ग्रेविटी टू एक्ट, तुम कहोगे सर हवा उसको झुला देती है, सब कहने की वेग बातें हैं। असली फील क्या है तुम अभी फील कर लोगे। अभी पड़ा फ्रिक्शन। अब सोचो सॉलिड की जगह बारिश की बूंद इमेजिन करो, सॉलिड है और वो एक फ्लूइड में है। फ्लूइड क्या है? एयर में गिर रही है, एयर फ्लूइड है। बारिश की बूंद नीचे गिरना चाह रही, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा, उसकी स्पीड को कम कर रहा। नीचे गिरना चाह रही, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा। बारिश की बूंद एक सॉलिड जैसा सोच सकते हो ना, सोच लो स्फेरिकल थोड़ी देर के लिए। गिरना चाह रही, अगल बगल फ्लूइड ने फ्रिक्शन, इसलिए उसकी स्पीड कम हो जाती है। दूसरी चीज जो उसकी स्पीड कम करता है वो अपथ्रस्ट भी है। अपथ्रस्ट भी तो लगेगा, कोई चीज फ्लूइड में गिर रही है तो ये दोनों चीजें मिलके बारिश की बूंद की स्पीड को कम करता है। टर्मिनल वेलोसिटी का बेसिक कंसेप्ट तो यही है। आइए समझते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मान लीजिए यहां मेरे पास कोई फ्लूइड है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं जेईई में। मान लीजिए यहां मेरे पास कोई फ्लूइड है और इसमें कोई स्फीयर मैंने यहां से ड्रॉप किया, कोई स्फीयर यहां से मैंने ड्रॉप किया, सुनो ध्यान से, ड्रॉप किया। इस पे लगने वाली फोर्सेस बताओ। इस समय इस पे एक फोर्स लगेगी, इसका वेट, और एक फोर्स लगेगी अपथ्रस्ट, विस्कस फोर्स। चलो ठीक है, मैं बोलता हूं इस पे एक फोर्स और लगी, विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी क्योंकि नीचे की तरफ आपने इसको ड्रॉप किया है। इनिशियली बच्चों इसकी स्पीड कितनी है? 0 है, तो विस्कस फोर्स भी 0 होगी, 6 पाई ईटा आर वी, यानी अभी विस्कस फोर्स है नहीं। चलो, वेट ज्यादा है, अपथ्रस्ट कम है, तभी ये सॉलिड नीचे गिर रहा है। तो ये नीचे गिरता गिरता मान लो यहां पहुंच गया, नीचे गिरना स्टार्ट, अभी स्टार्ट गिरना, गिरता गिरता यहां पहुंचा, ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स। अब इसके पास विस्कस फोर्स आ गई होगी क्योंकि अब इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी, यहां से यहां इसकी स्पीड बढ़ी होगी। तो हमने कहा इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ी, जिसकी वजह से इसके ऊपर विस्कस फोर्स भी बढ़ी, विस्कस फोर्स थोड़ी बढ़ गई। विस्कस फोर्स के बढ़ने से इसकी स्पीड कम हो जाएगी? नहीं, कंसेप्ट पे रुको, नहीं कम होगी। अभी भी वेट ज्यादा है, अभी भी इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है। यार स्पीड तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है ना, नेट एक्सेलरेशन अभी भी डाउनवर्ड, वेट बहुत ज्यादा है, अभी भी इन दोनों को तोड़ के नीचे आ गया। एक्सेलरेशन कम हो जाएगा ये कहो, पर स्पीड कम नहीं होगी। यहां से यहां एक्सेलरेशन मान लो कुछ था, मान लो 10 था, तो यहां पे एक्सेलरेशन मान लो 9 हो गया क्योंकि एक फोर्स और आ गया। पर जब तक एक्सेलरेशन है तब तक स्पीड बढ़ती रहेगी। फील आना चाहिए मेरे साथ फिजिक्स का, आया? यहां पे कुछ एक्सेलरेशन था नीचे वेट की वजह से, वेट माइनस अपथ्रस्ट अपॉन मास, वेट माइनस अपथ्रस्ट अपॉन मास, एक्सेलरेशन। यहां पे वेट माइनस अपथ्रस्ट माइनस विस्कस फोर्स अपॉन मास, पर एक्सेलरेशन है तो नीचे, मतलब वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी अभी भी भाई साहब बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। बढ़ते 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 यहां पहुंचे हम, नीचे की तरफ वेट, ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट, ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स। अच्छा, वेलोसिटी के बढ़ने से एक चीज होगी
कि विस्कस फोर्स बढ़ेगी। कैसी पहेली है भैया ये, 6 पाई ईटा आर वी। मेरी बात समझ पा रहे हो? यहां से इसको ड्रॉप किया, विस्कस फोर्स 0, कोई वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आया। अब नीचे चलते चलते इसके पास स्पीड आ गई है, स्पीड बढ़ने से इसकी विस्कस फोर्स बढ़ गई है, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स नीचे की तरफ है वो थोड़ी कम हो गई है, पर फोर्स अभी भी नीचे है, एक्सेलरेशन अभी भी नीचे, स्पीड अभी भी बढ़ रही है। बढ़ते 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 विस्कस फोर्स काफी बढ़ गई, बढ़ते 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 विस्कस फोर्स इतनी बढ़ गई किसी समय पर कि वेट इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स होने लगा। अभी तक सिचुएशन ये थी कि वेट वॉज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स। जब ये सिचुएशन थी तो बॉडी पे नेट फोर्स नीचे थी, बॉडी का नेट एक्सेलरेशन भी नीचे था और बॉडी की स्पीड लगातार इंक्रीज कर रही थी। पर जब ये सिचुएशन आई तब वेट इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स हुआ, मतलब बॉडी पे सडनली नेट फोर्स 0 हो गई, बॉडी का नेट एक्सेलरेशन 0 हो गया और बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। एक्सेलरेशन 0 मतलब स्पीड कांस्टेंट। धीमे धीमे हुआ, विस्कस फोर्स बढ़ रही थी, एक टाइम इन दोनों के सम ने इसको बैलेंस कर दिया सडनली। जैसे ही बैलेंस हुआ एक्सेलरेशन 0 हुआ, एक्सेलरेशन 0 होते स्पीड कांस्टेंट। अब क्या ये नीचे गिरेगा? पहला सवाल। और अगर गिरेगा तो इसकी स्पीड के बारे में क्या होगा? तो डेफिनेटली ये नीचे गिरेगा, इसकी स्पीड 0 थोड़ी ना हुई है, स्पीड कांस्टेंट हुई है। मान लो इसकी पहले स्पीड 0 थी, बढ़ रही थी 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर पर सेकंड पे रुक गई स्पीड। बॉडी नहीं रुकी, स्पीड रुकी है। अब ये इस स्पीड से नीचे गिरता जाएगा, इस कांस्टेंट स्पीड से इट विल कीप फॉलिंग। ऐसा नहीं है कि गिरना बंद कर देगा, गिरेगा, नाउ विथ कांस्टेंट स्पीड। यही कंसेप्ट है रेन ड्रॉप का। शुरू में रेन ड्रॉप की स्पीड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, विस्कस फोर्स भी बढ़ रही है, बढ़ती बढ़ती विस्कस फोर्स बढ़ रही है। एक समय पे ये हुआ इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो गया, अब वो कांस्टेंट स्पीड से गिर रही है। तो रेन ड्रॉप इंक्रीजिंग स्पीड से नहीं गिरती, कांस्टेंट स्पीड से गिरती है। इस कांस्टेंट स्पीड को ही हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इस समय बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको हम vt से डिनोट करके टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? जब बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी होगी तब बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगी। क्लियर रहेगी ये बात अब हमेशा? जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी वाली स्टेट में आएगी तो बॉडी पे नेट फोर्स 0, बॉडी की स्पीड अब यहां से कांस्टेंट स्पीड से गिरेगा। फील हुआ? ये वाली बातें समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, एक्सेलरेशन 0, स्पीड कांस्टेंट, अब कांस्टेंट स्पीड से गिरेगा। अब बात आता है कि इस टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, यह भी सवाल उठता है। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करें। ये सारी सिचुएशन मिटा दें, इसकी जरूरत नहीं है, हमें टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। चलिए ओके, सो कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ेगी हमको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। इस फ्लूइड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इस सॉलिड का रेडियस r, इस सॉलिड का डेंसिटी सिग्मा, इस फ्लूइड की डेंसिटी रो। बहुत से वेरिएबल हैं, फिर से हमें टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए। हमने कहा इस सॉलिड का रेडियस r, लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, लिक्विड की डेंसिटी रो और सॉलिड की डेंसिटी सिग्मा। कई बुक इसमें कंफ्यूज करती हैं, सॉलिड की रो ले लेती हैं, लिक्विड की सिग्मा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, सॉलिड की मैंने रो ली है, लिक्विड की सिग्मा। अच्छा, अब यहीं से मिलने वाली है हमको भाई टर्मिनल वेलोसिटी, यहीं तो होगी। इस टाइम जो विस्कस फोर्स होगी इस समय पे कितनी होगी? 6 पाई ईटा आर वी, और इस टाइम वेलोसिटी है कितनी? टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर, अभी तो हुई है। तो यहीं से एक्सप्रेशन से कहानी बनने वाली है। So W is equals to U plus FV, W weight of solid, M into G। अब थ्रस्ट अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, V रो G। V होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, रो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
प्लस विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी, और वीटी लिख दें हम। वी है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। कितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा? जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम है। भाई जितना बड़ा इसका वॉल्यूम है उतने फ्लूइड को ये हटाएगा, तो यानी ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी हो सकता है इस समय। जितना सॉलिड का वॉल्यूम है उतना फ्लूइड हटेगा। मास तो हमें दे नहीं रखा इसका, क्या करें? डेंसिटी पता है तो हम मास निकाल सकते हैं। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है सॉलिड की? सिग्मा। वॉल्यूम कितना है? वी। सॉलिड का वॉल्यूम वी, उतना ही वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया होगा। जितना वॉल्यूम फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उतना इसका वॉल्यूम होगा। सो एम की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा वी जी इज इक्वल्स टू वी रो जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी टी। आप समझ रहे हो वीटी मिलने वाला है आपको। वीटी इज इक्वल्स टू वी सिग्मा जी माइनस वी रो जी, इधर आया, डिवाइडेड बाई 6 पाई एन आर ईटा। अग्री करते हैं इतनी बात से आप लोग? ये माइनस ये डिवाइड बाई। अब हम वीटी निकालना चाहते हैं। वीटी इज इक्वल्स टू, यहां से वी और जी कॉमन हुआ, सिग्मा माइनस रो अपॉन 6 पाई ईटा आर। ये स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इंटू सिग्मा माइनस रो अपॉन 6 पाई ईटा आर। पाई से पाई मर जाएगा, यहां आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा। और बताओ 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ऊपर बचा 2, नीचे 3 3 जा 9, 2/9, और क्या बचा नीचे? ईटा, ऊपर सिग्मा माइनस रो, और क्या बचा? जी, और क्या बचा? आर स्क्वायर। परफेक्ट। ये एक्सप्रेशन है टर्मिनल वेलोसिटी का, एक सॉलिड का या एक ऑब्जेक्ट का जो स्फीयरिकल हो, जिसका रेडियस आर हो, जिसकी डेंसिटी सिग्मा हो, ऐसे फ्लूइड में हो जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा हो और जिसकी डेंसिटी रो हो। नोट कर लें इतना। चलिए मिटा दूं, मैं इधर से मिटा दूं ये सब, नोट कर लें पॉज करके, फिर इसके हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब 3-4 अच्छे सवाल, कंसेप्ट तैयार अपना। चलिए मिटाने जा रहा मैं, तैयार हो गया? बहुत बढ़िया। आइए चलिए एक ग्राफ बना लेते हैं। कोई सॉलिड है जो किसी फ्लूइड में गिर रहा है, उसकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा? रेन ड्रॉप का ही समझ लो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। शुरू में वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट। सही है? शुरू में वेलोसिटी बढ़ी 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 बढ़ी, फिर कांस्टेंट हो गई। ये क्या अचीव हो गया है? ये क्या अचीव हो गया है? टर्मिनल वेलोसिटी। दूसरा, व्हाट इज द ग्राफ फॉर टर्मिनल वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ सीधा सीधा वर्सेस रेडियस ऑफ अ बॉडी। तो आपको दिख रहा आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो ये दो ग्राफ भी इसके कभी कदार पूछ लेता है। टाइम के साथ तो समझ में आ ही गया होगा कि स्पीड बड़ी बड़ी फिर कांस्टेंट और आर के स्क्वायर पे डिपेंडेंट। क्लियर? चलिए अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं अपन। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो मैं लूंगा वो 2016 आईटी जेईई एडवांस का है। सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा था। एक्सप्रेशन याद हो गया है? नहीं हुआ होगा ना अभी। मैं इधर साइड में लिखता हूं, Vt इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी डिवाइड बाई ईटा। डिराइव कर सकते हो आप। डिवाइड करने के लिए याद रखो, वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स। आईटी जेईई एडवांस 2016 में हमसे वो पूछते हैं कि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं जो सेम मटेरियल के हैं। इस स्फीयर की डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस स्फीयर का डायामीटर 1 सेंटीमीटर, इसका डायामीटर 0.5 सेंटीमीटर। ये दोनों अलग अलग फ्लूइड में हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड में दोनों हैं। ठीक है? इस फ्लूइड की डेंसिटी है
0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस फ्लूइड की डेंसिटी है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस फ्लूइड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 3, यहां 2। सारा डेटा दे दिया हमको। इसको बोला P, इसको बोला Q। हमसे कहा फाइंड द रेशियो ऑफ VP बटे VQ। बहुत ही सिंपल सवाल, फॉर्मूला बेस्ड। VP बटे VQ। ऑप्शन आपको लेना हो तो ले लो, 4 ऑप्शन A B C D, 1 2 3 4। ट्राई करेंगे खुद से पॉज करके एक बार। 1 2 3 4 5 मैं करूं। चलो, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको याद है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2/9 R स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू G अपॉन ईटा। अब VP बाई VQ करेंगे। 2/9 दोनों में आएगा कैंसिल। R अलग है, ये अलग, ये अलग, G दोनों में कैंसिल। तो क्या बचेगा मेरे पास, बताओ एक्सप्रेशन क्या बनेगा। RP स्क्वायर सिग्मा P माइनस रो P अपॉन ईटा ऑफ P। नीचे VQ रखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ईटा Q अपॉन RQ स्क्वायर सिग्मा Q माइनस रो Q। बोलो ठीक लिखा है, चेक कर लो। 2/9 कैंसिल, जी कैंसिल, ये पूरा टर्म इसमें नीचे जाएगा तो ये ईटा ऊपर चला गया। बस अब वैल्यूज पुट करनी है। रेडियस ऑफ P 1 का आधा 1/2, रेडियस ऑफ Q 0.5 का आधा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं RP स्क्वायर अपॉन RQ स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा P, इसकी डेंसिटी 8, रो P इसके फ्लूइड की डेंसिटी 0.8। नीचे इसको ले लें, सिग्मा Q माइनस रो Q, इसकी डेंसिटी 8, इसके फ्लूइड की डेंसिटी 1.6, मल्टीप्लाइड बाई ईटा ऑफ Q, इस वाले का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 2 अपॉन ईटा ऑफ P, इसका है 3। बस इसको सॉल्व करना था। 2 2 कैंसिल, 1 अपॉन 0.5 यानी 1/2, ऊपर गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 0.8 7.2, 8 माइनस 1.6 6.4 इंटू 2/3। ये किससे कैंसिल हो रहा है दोनों, 8 से। 8 9 जा 72, 8 8 जा 64, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो द आंसर इज 3। करेक्ट ऑप्शन इज सी। बहुत सिंपल था, सिंपल रेशियो फॉर्मूला बेस्ड सवाल। क्लियर। चलिए, इसमें कुछ बताने लायक भी नहीं है। एक आपको मैं और सिंपल सा सवाल देता हूं। जब टर्मिनल वेलोसिटी मैंने शुरू किया तो आपसे डिस्कशन किया रेन ड्रॉप की स्पीड पे, कि पानी की जो ड्रॉप है वो बहुत तेज स्पीड में नीचे नहीं गिरती। क्यों? विस्कोसिटी की वजह से। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, एस्टिमेट द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ रेन ड्रॉप। मैं आपको कुछ डेटा दूंगा यहां पे। ये मान लो रेन ड्रॉप है, और रेन ड्रॉप देखो हमारी किससे बनी है, डेफिनेटली वाटर से। सो यहां पे जो सॉलिड स्फीयर रखा उसकी जगह वाटर का स्फीयर है। सो डेंसिटी ऑफ वाटर 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। ये फॉर्मूले में सिग्मा की तरह काम करेगा, सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी। अच्छा, इसका रेडियस, इस ड्रॉप का रेडियस हमको दे रखा है 0.02 सेंटीमीटर। अगल बगल फ्लूइड क्या है इसके, रेन ड्रॉप किस में गिर रही है, अगल बगल सराउंडिंग फ्लूइड। तो फ्लूइड मेरे ख्याल से एयर होगा। सो डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ये अपना रो का रोल प्ले करेगा, फ्लूइड हो गया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर 1.8 इंटू 10 to the power -5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में। आपको इसकी टर्मिनल स्पीड एस्टिमेट करनी है। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, A B C D। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 130 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए सिंपल फॉर्मूला लगा के 1 2 3 4 5
6, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। चलिए मैं सॉल्व करूं। ओके, आइए देखते हैं। सो V इज इक्वल्स टू 2/9 r² सिग्मा माइनस रो इंटू G बटे ईटा। 2/9 r कितना है 0.02, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करें तो 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। सो 2 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा डेंसिटी ऑफ सॉलिड या स्फीयर, स्फीयर यहां वाटर का है तो डेंसिटी हो गई 10⁻³ माइनस रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एयर की 1.2 इंटू जी की वैल्यू 10 अपॉन ईटा, ईटा इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5। आइए देखें 2/9 इंटू इसका स्क्वायर हो गया 4 10⁻⁻8 1.8 इंटू 10⁻�5 इंटू, अब देखो ये 1000 माइनस 1.2, इसको 1000 ही लिख लूं मैं। 10⁻³ में से 1.2 माइनस करोगे कोई खास असर पड़ेगा नहीं, है ना। ऑप्शन देख रहे हो दूर दूर है काफी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों क्लोज है फिर भी दूर है। मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई हो गया, ठीक है। मैंने इसको 1000 माइनस 1.2 को 1000 लिख लिया। ये एक्चुअल में क्या हुआ है, फील हुआ आपको? एक्चुअल में से नेग्लेक्ट करके क्या हुआ है, सोचो। ये क्या नेग्लेक्ट हुआ है? रो नेग्लेक्ट हुआ है। रो कहां से आया था डेरिवेशन में? वी रो जी से। वी रो जी क्या था? अपथ्रस्ट। आपने इस पे लगने वाला अपथ्रस्ट नेग्लेक्ट कर दिया। इस लिक्विड ड्रॉप पे कितना अपथ्रस्ट लगेगा? वी रो जी, और इसका वेट कितना होगा? वी सिग्मा जी। तो इसका वेट इतना ज्यादा है कि उसके आगे अपथ्रस्ट सिग्मा क्या, हमने रो नेग्लेक्ट हो गया। आप चाहो तो ले लो, आंसर वही आएगा। मेरे पास 4 ऑप्शन है ना, मुझे तो तो फायदा उठाऊंगा। पॉइंट आया यहाँ 0, 2 1 2, 2 9 18, 10⁻⁻5 ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा 10⁻+5 10⁻⁻3 -3 + 3 कैंसिल 4 इंटू 100 400 अपॉन 9 9 81। सही किया यहां तक। अब इस 81 को करीब करीब 80 लिख लूं मैं, 0 से 0 कैंसिल 8 5 40। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी 5 cm/s। क्लियर? तो बहुत धीमी स्पीड से आती है रेनड्रॉप, 5 cm/s। 1 सेकेंड में सिर्फ 5 सेंटीमीटर, बहुत तेज नहीं चल रही है, बिकॉज ऑफ स्टोक्स थ्योरम या बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आ रहा? अपथ्रस्ट की वजह से नहीं, अपथ्रस्ट वाला तो फैक्टर भी नेग्लेक्ट हो गया। अगर कोई आपसे पूछता है कि पानी की बूंद धीमे क्यों गिर रही है, अगर आप आंसर देते हो कि अपथ्रस्ट की वजह से, तो आपने अभी देखा अपथ्रस्ट की वजह से ऐसा नहीं हुआ, अपथ्रस्ट बहुत छोटा लग रहा था। चलिए जाते जाते एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं दिखाता हूं। V टर्मिनल इज इक्वल्स टू 2/9 r² सिग्मा माइनस रो इंटू जी बटे ईटा में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट। सिग्मा किसकी डेंसिटी है? स्फीयर की। रो किसकी है? फ्लूइड की। क्या हो इफ सिग्मा इज लेस देन रो? जो स्फीयर है उसकी डेंसिटी फ्लूइड से कम हो जाए, क्या उस केस में टर्मिनल वेलोसिटी, भाई ये टर्म इससे छोटा हो गया, नेगेटिव आने लगेगा ना, ये इससे छोटा है, नेगेटिव आएगी। क्या ऐसा हो सकता है किसी की टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव हो? जरा सोचते हैं सिचुएशन को। मैं एक एयर बबल ले रहा हूं इन वाटर। एयर बबल हो गया अपना स्फीयर यानी सिग्मा, वाटर हो गया अपना फ्लूइड यानी रो। एयर की डेंसिटी 1.2 kg/m³, वाटर की डेंसिटी 10⁻³ kg/m³। मतलब ऐसा हो सकता है कि सिग्मा रो से कम हो जाए। पानी के अंदर एयर बबल, ये पानी है और इसके अंदर एयर बबल, तो इस केस में सिग्मा रो से छोटा होगा और ऐसा होने पे VT नेगेटिव आएगा। इसका क्या मतलब है? VT नेगेटिव, अभी तक VT पॉजिटिव था तो हम मान रहे थे बॉडी नीचे गिर रही। नेगेटिव का मतलब बॉडी राइजेस अपवर्ड्स। जरा सोचो कैसा होता है। बिल्कुल पानी के अंदर एयर बबल डालो तो वो ऊपर आ जाता है,
क्यों ऊपर आता है? बिकॉज सिग्मा इज लेस देन रो। क्यों ऊपर आता है? क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आई। यस, टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, हाँ या ना? यस, टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब वो जो भी चीज है दैट विल राइज अपवर्ड। कब होगी? जब उस चीज की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम हो। फील हो गया? इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मिटा दूं? ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चन है, आंसर आप कमेंट करोगे, ऑप्शन दूंगा मैं, सो हैव टू कमेंट ऑप्शन ए बी सी डी। दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन देखें, एक एयर बबल है जिसका रेडियस 0.4 मिलीमीटर है, जो एक फ्लूइड में है। इस फ्लूइड की डेंसिटी 0.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इस फ्लूइड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.15 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और क्या बचा? स्फीयर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 kg पर मीटर क्यूब। आपको फाइंड करनी है इसकी टर्मिनल स्पीड। डेफिनेटली आंसर नेगेटिव होगा। मैं 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ए बी सी डी। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ए बी सी डी, क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है आप कमेंट करें। यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी का लेक्चर खत्म होता है। इस पे जितनी इंफॉर्मेशन देनी थी मैं दे दिया। यहां पे आपका फ्लूइड मोशन भी खत्म होता है। अब नया चैप्टर आएगा सरफेस टेंशन। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।